जी गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने कई बार पढ़ा होगा, पॉलिटी वगैरह में भी पढ़ा होगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स में आप देखते होंगे। तो फरवरी के मंथ में 2-3 न्यूज ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ये टॉपिक फिक्स से न्यूज में आ गया है। अदरवाइज भी ये बहुत ही रिकरिंग टॉपिक है, अक्सर न्यूज में आता रहता है, ठीक है। और इसी वजह से ये हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ने मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, उसके लिए रीजन है क्योंकि आपको मालूम होगा 6-7 फरवरी के अराउंड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आई है। उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल लेके आए हैं वो लोग, ठीक है। तो इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसका मैंने पहले ही बोला कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है वो आप मुझे अभी बताइए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे मैं खुद डिस्कस करूंगा कि इसका मेंशन कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो वहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारा शुरुआत है। साथ साथ अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले असम गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट रिपील किया है, ठीक है, जो कि है तो मतलब उसमें उसके कहीं नाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो असम गवर्नमेंट खुद बोल रही है, वहां के सीएम खुद बोल रहे हैं कि इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने पर्टिकुलर टाइप का एक एक्ट रिपील किया। तो उन दोनों, ये उत्तराखंड का जो सिविल कोड है और असम ने क्या किया है, असम गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब ये क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड डिबेट्स क्या रही हैं, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है, क्या इसका ओरिजिन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके रिगार्डिंग बात की गई थी तो क्या बात की गई थी, ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे। और साथ साथ क्या इस समय करंट समय है इसको लाने का कि नहीं, और अगर लाते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये सब हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं हमारा, ठीक है। ये देखिए आप, ये 6-7 फरवरी के अराउंड की एक डेट है। उत्तराखंड टेबल्स यूसीसी बिल इन असेंबली, ठीक है। इससे ठीक पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई थी जो कि रिकमेंड करती कि वेदर जो कि क्या रिकमेंड करती कि फिजिबिलिटी ऑफ यूसीसी इन देयर स्टेट, इन उत्तराखंड, ठीक है। तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बेसिस पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना बिल बनाया और उस बिल को असेंबली में प्रेजेंट किया। अभी ये पास नहीं हुआ है तो ये बिल ही है, ठीक है, आज की डेट में। फिर ये डेट थोड़ी सी ठीक है, तो एक्चुअल में ये 23 के अराउंड की डेट है, ये 7 फरवरी वहां की डेट थी। तो 21 फरवरी के अराउंड मैंने बोला कि असम में भी, ठीक है, असम गवर्नमेंट ने एक एक्ट है जिसका नाम है मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। ये इस पूरे एक्ट का पूरा नाम है, इसको रिपीट किया है और बोला है कि इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड इन देयर स्टेट, ठीक है। तो ये पहले हम लोग इसके ऊपर ही देख लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड वाला जो है वो उसका क्या कहना है, ठीक है। तो 7 फरवरी को यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने टेबल किया है यूसीसी बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और अगर ये पास हो जाता है तो उत्तराखंड जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट होगा जिसका अपना यूनिफॉर्म सिविल लॉ है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है फॉर ऑल कम्युनिटीज, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया का होगा ये, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया का इसलिए क्योंकि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एक स्टेट ऐसा है जहां पे यूजीसी लाया गया था और आज भी आफ्टर इंडिपेंडेंस वो यूजीसी चल रहा है, ठीक है। तो उस स्टेट का भी नाम हम लोग देख लेंगे, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले, मतलब इंडिया 15 अगस्त 1947 से पहले यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था और उसको वो लोग आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो लेकिन इंडिपेंडेंस जब से हुआ है इंडिया, उसके बाद से कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो कि अपना खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है। अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट उसको पास करा ले जाती है तो उत्तराखंड अपने आप में फर्स्ट स्टेट बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अब बिल की प्रोविजन क्या है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, बिल की एप्लीकेबिलिटी क्या है।
सबसे पहली बात कि बिल में खुद लिखा है कि ये ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट, उत्तराखंड स्टेट में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, सिटीजन, डुअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, तो जो लोग उत्तराखंड गवर्नमेंट में रह रहे हैं उन सब के ऊपर ये बिल अप्लाई होएगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी रीजन का हो। कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? ट्राइबल कम्युनिटी इन उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। और ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो ऑलमोस्ट 29% बनाती हैं उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। तो उनके ऊपर ये बिल लागू नहीं होगा, बाकी सारी कम्युनिटीज के ऊपर ये बिल लागू होगा, ठीक है। बिल में लिखा है मैरिज, ठीक है। बिल ये बोलता है कि जो भी मैरिज होगी, जो भी शादी होगी उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है, उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद इन 60 डेज। अगर कोई शादी हुई तो एक रजिस्ट्रार होगा, उसके पास जाके उस शादी का, उस मैरिज का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद इन 60 डेज। अगर नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो शादी इनवैलिडेट हो जाएगी। अगर गलती से किसी ने नहीं किया, किसी कपल ने नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि वो शादी इनवैलिडेट हो जाएगी। वो शादी मान्य होगी, लेकिन कपल को पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ हजार रुपए उसको एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो ये मैरिज का कॉन्सेप्ट है। फिर डिवोर्स का उन्होंने कॉन्सेप्ट, डिवोर्स जो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ठीक है, वो मैं बता दूं कि वो पर्सनल लॉस को डायरेक्ट करता है, ठीक है। पर्सनल लॉस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या क्या चीज हो सकती है? शादी, मैरिज, डिवोर्स, ठीक है, अडॉप्शन, ठीक है, जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं, मेंटेनेंस, अगर वाइफ को डिवोर्स करते हैं तो क्या मेंटेनेंस दिएगा, या फिर अपने बूढ़े पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं वो, और इनहेरिटेंस की मदर फादर की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन लोग इनहेरिट करते हैं, किसके पास वो प्रॉपर्टी जाती है। तो ये 5-6 चीजें हैं जो कि पर्सनल लॉस के अंडर आती हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यही बताता है कि आज तक ये जो 5-6 चीजें हैं, जो पर्सनल चीजें हैं, ये पर्सनल लॉस, इसके रिलेटेड जो भी पर्सनल लॉस है वो रिलीजन के बेस पे हैं, ठीक है, वो आज भी रिलीजन के बेस पे ही हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद यही है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, वो ये है कि ये रिलीजन, जितने 5-6 चीजें हैं, इनको रिलीजन के बेसिस पे हटा के एक गवर्नमेंट एक लॉ लाएगी, उसके बेसिस पे ये चीजें सारी डायरेक्ट होंगी, या फिर उसके बेसिस पे इनको चलाया जाएगा, ठीक है। जो इनके पीछे रिलीजियस सैंक्शन है वो खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो मैरिज के बारे में बात कर ली। मैरिज जिसको, जो स्टेट में जो कपल, कोई उसमें प्रोसीजर नहीं लिखा कि ऐसे मैरिज होगी, आप हिंदू मुस्लिम किसी भी तरह से, किसी भी विधि विधान से शादी कर सकते हैं, लेकिन उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद इन 60 डेज, ठीक है। फिर डिवोर्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे कुछ कम्युनिटीज में, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटीज में, ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि हस्बैंड अपने आप ही वाइफ को तीन बार तलाक बोल के तलाक दे देता है या डिवोर्स दे देता है, ठीक है। तो इसमें वो चीजें अलाउ नहीं की गई हैं कि कोई अपने आप डिसॉल्व नहीं कर सकता मैरिज को। अगर डिसॉल्व होएगा मैरिज या डिवोर्स होएगा तो मैरिज जो है वो हमेशा कोर्ट ऑर्डर से ही डिसॉल्व होगी। कोर्ट ही बताएगा कि डिवोर्स हुआ है कि नहीं। मतलब जिस कपल को डिवोर्स लेना है वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके ही वो डिवोर्स लेंगे, ठीक है। तो नो मैरिज कैन बी डिसॉल्व विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर के बगैर अपने आप से कोई भी मैरिज डिसॉल्व नहीं की जा सकती, अपने आप नहीं कर सकता, कोई क्या कहते हैं प्रीस्ट के थ्रू नहीं कर सकता, अदरवाइज इंप्रिजनमेंट होगा, जेल की सजा होगी फॉर अप टू 3 इयर्स। ठीक है। फिर आज के मॉडर्न टाइम में शादी एक, आप सोसाइटी, जब इंडियन सोसाइटी बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि शादी एक फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन के अलग भी कुछ इंस्टीट्यूशंस मैन और वुमेन में डेवलप हो रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में। उनमें एक होता है लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें एक मतलब एक मैन और वुमेन दे लिव अंडर अ कॉमन रूफ। वो एक कॉमन रूफ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, बट विदाउट मैरिंग। उस टाइप रिलेशनशिप को बोला जाता है लिव इन रिलेशनशिप। वो ना तो किसी रिलीजियस के अकॉर्डिंग ही शादी करते हैं, ना ही कोर्ट में जाके मैरिज करते हैं, बट विदाउट मैरिज वो रहने लगते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप को भी क्या कहते हैं, इस एक्ट में एड्रेस किया गया। उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है स्टेट के अंदर, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है, मतलब ये चीज जो है
ये सारे कपल्स के लिए लगेगी, चाहे वो उत्तराखंड के रेजिडेंट हो या ना रेजिडेंट हो। अगर कोई कपल बाहर का, सपोज यूपी का कोई कपल है, वो जाके उत्तराखंड में रहता है, जिसका परमानेंट डोमिसाइल यूपी में है, ठीक है, तो इस तरह के कपल को भी क्या कहते हैं, अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उत्तराखंड स्टेट के अंदर, तो उनको अपनी रजिस्टर करना पड़ेगा अपने लिव इन रिलेशनशिप को, ठीक है। और ये बिल किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है? LGBTQ जो है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स कम्युनिटी जो है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें जो एक्ट अप्लाई होता है, एक्ट का मतलब है, एक्ट किससे डील करता है? हमारे मैरिज, डिवोर्स, ठीक है, अडॉप्शन, ठीक है, इनहेरिटेंस। तो वो किस, तो उसके लिए यूनिट कौन है? कपल है। तो एक्ट बोलता है जो भी कपल होगा वो एक हमेशा हेट्रोसेक्सुअल कपल होगा, ठीक है, मैन एंड वुमेन। मैरिज और डिवोर्स, ठीक है, वो एक कपल के ऊपर लगेगा, और कपल हमेशा एक मैन और वुमेन होगी, ठीक है। दो मैन दो वुमेन वाला जो कपल होगा उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, उस चीज को ये लोग मानते ही नहीं है, ठीक है। फिर बिल कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है, जैसे कि बाइगेमी। बाइगेमी क्या होती है? एक हस्बैंड की दो वाइफ्स। या पॉलीगेमी क्या होती है? दो से ज्यादा, एक से ज्यादा वाइफ को पॉलीगेमी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, कुछ रिलीजन्स में उसको प्रोहिबिट करता है स्टेट की अगर बाइगेमी करता है कोई या पॉलीगेमी करता है तो फिर उसको भी सजा होगी, इंप्रिजमेंट होगी, ठीक है। फिर साथ साथ कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं, ठीक है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में प्रेवलेंट है, उसको भी क्रिमिनलाइज करता है, ठीक है, जैसे कि निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक, ठीक है। अब ये वो चीजें हैं जो कि कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको याद होगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक एक्ट लेके आई थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया था, निकाह हलाला को क्रिमिनलाइज किया था, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, एक जस्ट एक अपनी नॉलेज के लिए जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेंस वगैरह में लिखना पड़ सकता है कि देयर आर सम प्रैक्टिसेस व्हिच आर डेरिवेटिव टू द वुमेन, उसमें ये सब भी है, ठीक है। ट्रिपल तलाक आपको मालूम ही है कि तलाक मतलब अब 3 बार तलाक, इफ यू से 3 टाइम्स तलाक, ठीक है, तो उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे सकता है, डिवोर्स दे सकता है, ठीक। निकाह हलाला ये होता है कि अगर इफ अ मैन हैज डिवोर्स हिज वाइफ, ठीक है, और देन ही अगेन वांट्स टू रीमैरी दैट वाइफ, ठीक है, उसको अपनी वाइफ को जब डिवोर्स कर दिया उसके बाद फिर सेम वुमेन से उसको शादी करना है, तो उसको जो शादी होगी वो निकाह हलाला प्रोसेस के थ्रू होगी। उसमें क्या होता है कि दैट वुमेन हु हैज बीन डिवोर्स, उसको किसी दूसरे मैन से, दूसरे किसी पर्सन से शादी करनी पड़ेगी, देन दे हैव टू कंज्यूमेट दैट मैरिज, ठीक है, और उसके बाद फिर उससे डिवोर्स लेके आपको जो पुराना हस्बैंड है उससे शादी करनी पड़ेगी। इस पूरे प्रोसेस को निकाह हलाला बोलते हैं, और इट इज कंसिडर्ड अ प्रैक्टिस व्हिच इज डेरिवेटिव टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो यूसीसी ने, उत्तराखंड की यूसीसी ने इसको डीक्रिमिनलाइज किया है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट पहले से बना चुकी है जिसमें निकाह हलाला जो है वो डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, ठीक है। और बिल और क्या बोलता है, ठीक है, अब कई जो हमारे रिलीजन्स है, ठीक है, उसमें वुमेन को बराबर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है, एक टर्म बोला जाता है को पार्सनर्स, ठीक है। कई रिलीजियस लॉज के अंदर वुमेन्स आर नॉट मेड इक्वल को पार्सनर्स, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी है, ठीक है, फादर की, उसका 50% डिवीजन होना है, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि डॉटर को भी 50% मिलेगा और सन को भी 50% मिलेगा। हो सकता है सन को पूरा ही 100% मिल जाएगा, डॉटर को कुछ ना मिले, ठीक है। रिलीजियस लॉ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें को पार्सनर्स जो है यूसीसी में डॉक्टर को भी को पार्टनर बनाया गया है कि अगर डॉक्टर ये बोले कि उसको 50% या फिर अगर जो भी उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट होएगा, ठीक है, अगर 5 बच्चे हैं तो उसका 20% अमाउंट होगा, तो वो जो भी उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा उसको वो इक्वल राइट प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो सन और डॉटर दोनों ही इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम कर सकते हैं, जितना सन को मिलेगा उतना ही डॉटर को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें कई एक्ट्स के अंदर, मतलब इससे पहले कई रिलीजियस लॉज के अंदर ये सब चीजें नहीं बोली जाती थी, ठीक है। साथ साथ इसमें ये भी बोला गया है, एक तो ये चीज है कि इस बिल के अंदर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है विच इज इफ अ चाइल्ड इज बोर्न आउटसाइड द मैरिज, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस उसको बोलते हैं
इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। तो इसमें इस बिल में बोला गया है कि कोई भी इलेजिटिमेट चिल्ड्रन नहीं है, अगर शादी के बाहर भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट ही मिलेगा, ठीक है, उसको भी प्रॉपर्टी का बराबर का ही हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अगर कोई अडॉप्टेड चिल्ड्रन है तो उसको भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट मिलेगा। अगर कोई बच्चा है विच इज बोर्न थ्रू द सरोगेसी, ठीक है, कोई सरोगेसी के थ्रू कोई बच्चा है तो उसको भी जो बायोलॉजिकल सन्स और डॉटर होंगे, ठीक है, उनके बराबर ही इक्वल प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे। अब ये उत्तराखंड वाला उन्होंने देख लिया। अब असम का जो मुस्लिम मैरिज है, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी जल्दी से। तो ये हम लोग देखते हैं, ये जो एक्ट है, ठीक है, असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। तो ये देखिए कि ये मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में क्या था कि असम गवर्नमेंट ने 1935 में जब एक्ट लाया गया था तब ये बोला गया था कि स्टेट के अंदर कुछ मुस्लिम रजिस्ट्रार्स होंगे, ठीक है, जिनकी फर्स्ट वही होगी कि एनी पर्सन बीइंग अ मुस्लिम, कोई मुस्लिम रजिस्ट्रार्स को क्या कहते हैं बनाया जाएगा, जो कि मुस्लिम कपल्स के बीच में मैरिज एंड डिवोर्स को रजिस्टर करेंगे। वो मेनली मुस्लिम रजिस्ट्रार्स, उनको बोला जाता था ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी एज अ पब्लिक सर्वेंट। और वो कौन होते थे, वो मेनली मुस्लिम्स काजीज होते थे, जो कि सोलमनाइज करते थे आपका मैरिज बिटवीन मुस्लिम कपल्स, ठीक है। उनको ही ये एक अथॉरिटी दी जाती थी कि उनको लाइसेंस दे दिया जाता था कि अगर कोई मुस्लिम कपल शादी कर रहा है तो वो इस मुस्लिम रजिस्ट्रार या इस काजी के पास जाके अपनी शादी को रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्ट था, ये इट वाज इन लाइन विद द मुस्लिम पर्सनल लॉस। मुस्लिम जो शादी और डिवोर्स के जो मैटर्स होते हैं वो उनके पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये एक्ट उसकी लाइन में था, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट को रिपील कर दिया थ्रू दिस, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस 2024, उसके थ्रू इसको रिपील कर दिया गया। और असम गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो एक्ट था उसको हम लोग रिपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मुस्लिम रजिस्ट्रार्स होते थे वो इस एक्ट के अंदर चाइल्ड मैरिज को मतलब रजिस्टर कर लेते थे, जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज असम गवर्नमेंट, असम स्टेट में बढ़ रही थी, ठीक है। तो जस्ट टू मतलब इसका मतलब ये था कि जस्ट टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज इन द स्टेट ऑफ असम, उन्होंने इस एक्ट को रिपील कर दिया, जिससे कि असम के सीएम का भी ये कहना है कि अब इस एक्ट के जानने के बाद से चाइल्ड मैरिज के जो इंसिडेंट्स हैं वो असम स्टेट में कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उनका होता। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि इस एक्ट को रिपील करने का मतलब है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम लोग अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये एक्ट क्या करता था, ये एक्ट मुस्लिम्स को एक अपने ही मतलब पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग मैरिज और डिवोर्स करने का और रजिस्ट्रेशन करने का एक फ्रीडम देता था। तो वो अब खत्म होएगा, आप क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे असम गवर्नमेंट भी। तो ये भी एक इट इज ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। तो ये दो करंट अफेयर्स थे, बहुत मेजर करंट अफेयर्स थे फरवरी के महीने में, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता रहे थे हम लोग को, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रपोजल है, ठीक है। ये एक अभी कोड मतलब बना नहीं है, अभी लॉ बना नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रपोजल है जो क्या करेगा, जो कि पर्सनल लॉस जो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के मेजर रिलीजन्स जो है उनके कस्टम्स और स्क्रिप्चर्स में जो पर्सनल लॉज होते हैं, किससे डील करते हैं। मैंने बोला कि मैरिज हो गया, आपका डिवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, उससे जो डील करने वाले जो पर्सनल लॉज हैं जो कि विच आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड द कस्टम्स ऑफ द रिलीजन्स, उनको रिप्लेस किया जाएगा एक कॉमन सेट ऑफ लॉज से, एक कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज से, जो कि इक्वली एप्लीकेबल होंगे टू द मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के ऊपर भी वही सेम सेट ही लगेगा मैरिज का। अलग अलग क्या कहते हैं, जैसे कि ठीक है, जैसे पॉलीगैमी
ठीक है, कुछ रिलीजन में अलाउड है, कुछ में नहीं है, ठीक है, तो उसको अभी तक हम लोग अपने इसके अंदर मान्य मानते थे, मतलब कि उसको अलाउ करते थे। अब वो चीजें अलाउ नहीं होंगी, ठीक है। तो मैरिज, डिवोर्स, इन सब के जितने भी लॉज हैं वो इक्वली एप्लीकेबल होंगे किससे होंगे, एक कॉमन सेट ऑफ लॉज, पर्सनल लॉज बनेगा सारे रिलीजन के लिए, हर किसी के लिए, ठीक है। तो यूसीसी जो है वो इसी कॉमन सेट ऑफ लॉज का ही नाम है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कवर किसको करेगा, वो पर्सनल चीजें जो होती हैं, ठीक है। लॉस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल लॉस और सिविल लॉस, ठीक है। क्रिमिनल लॉस क्या होते हैं, अगर कोई क्राइम करता है तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉस रखते हैं। क्राइम क्या होता है, कोई ऐसा ऑफेंस विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी और गवर्नमेंट, ठीक है। सिविल लॉस क्या होते हैं, सिविल लॉस वो होते हैं जो कि पर्सनल रिलेशंस को, इंटरपर्सनल रिलेशंस को गवर्न करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, आपका फाइन्स हो गए, इस तरह की, ठीक है, जो कि उस ऑफेंस से डील करते हैं विच इज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, नॉट अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, उसके लिए सिविल लॉस होते हैं, ठीक है। अब सिविल लॉस में कभी एक हिस्सा है पर्सनल लॉस, ठीक है, ये जो पर्सनल लॉस होते हैं क्योंकि ये शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सब सिविल मैटर्स हैं, ठीक है। तो इन मैटर्स को जो डील करने वाले लॉस होते हैं वो होते हैं आपके पर्सनल लॉस, ठीक है। तो यूसीसी क्या बोलता है कि आज तक जो पर्सनल लॉस चलते आ रहे थे ये रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, उनको हटाया जाएगा और गवर्नमेंट एक अपना लेके एक्ट, एक खुद का एक कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉस लेके आएगी, ठीक है। और ये क्यों लेके आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको आज से आप 17-16 सेंचुरी में चले जाओ, मिडिवल टाइम्स में, तो वहां पे जो क्रिमिनल लॉस होते थे, ठीक है, वो भी रिलीजियस के बेसिस पे डिसाइड होते थे। आज भी आप अरेबियन कंट्रीज में चले जाओ तो वहां पे जो सजाएं हैं, ठीक है, मर्डर की, रेप की, चोरी की, वो रिलीजन में जो प्रिस्क्राइब की गई है वही मिलती है, ठीक है। तो 16-17 सेंचुरी में इंडिया में भी यही होता था, डिफरेंट रिलीजन्स का अगर जो क्रिमिनल है उसका रिलीजन के बेस पे ही क्या कहते हैं उसको अकॉर्डिंगली सजा मिलती थी, ठीक है। तो उस चीज को खत्म करके क्या लाया गया, इंडियन पीनल कोड लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सीआरपीसी लाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया, सिविल प्रोसीजर कोड लाया गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को गाइड करने के लिए एविडेंस एक्ट लाया गया, ठीक है। तो वो चीजें, जो चीजें लाई गई थी क्रिमिनल और सिविल लॉस में, वो पर्सनल लॉस के लिए नहीं लाई गई थी अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है। तो यूजीसी बोलता है कि हम पर्सनल लॉस के लिए भी क्या कहते हैं वैसे ही एक कॉमन कोड लेके आएंगे जो कि हर रिलीजन के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो आई होप आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ये समझ गए होगे आप, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में लिखा है आर्टिकल 44, ठीक है। अब आर्टिकल 44 कहां पे है, पार्ट 4 में, ठीक है। तो आप बताइए पार्ट 4 का नाम क्या है, पार्ट 4 किस चीज के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 44 बोलता है कि स्टेट शॉल एंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 44 बोलता है, ठीक है। तो ये आप जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी कि आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 44 जो है वो आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्टिकल 44 बोलता है कि स्टेट एंडेवर मतलब कोशिश करेगा कि वो सारे सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए जो कि थ्रू आउट द टेरिटरी मतलब थ्रू आउट कंट्री एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसका मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ठीक है, तो ये अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। 1840s में अंग्रेजों के टाइम पे ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स एक रिपोर्ट आई थी, लेट्स लोकी रिपोर्ट 1840, ठीक है। और इस रिपोर्ट का क्या काम था, इस रिपोर्ट में ये बोले थे जो मैंने अभी बोला वही उन्होंने बोला था कि जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उस समय जो कंट्री में चल रहे थे जो कि रिलीजन के बेसिस पर डिसाइड होते थे, ठीक है, सिविल लॉज थे जो रिलीजन बेसिस पर डिसाइड होते थे, उन सब को रिप्लेस करो और कोडिफाई करो एक सिंगल सेट ऑफ लॉस से, ठीक है। तो इसी लेक्स लोकी रिपोर्ट के बेसिस पे जो कि 1840 में थी, क्या है आपका आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, ये सब चीजें हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। लेकिन इसी रिपोर्ट ने ये भी बोला कि जो हिंदूज और मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाइड ना किया जाए, ठीक है। जैसे कि क्रिमिनल लॉस को कोडिफाई कर दिया गया था, सिविल लॉस को कोडिफाई कर दिया था, ठीक है, प्रोसीजरल लॉस को कोडिफाई कर दिया गया था, ठीक है। उस तरह के जो पर्सनल लॉज हैं यही आपके मैरिज, डिवोर्स, ये वाले, ठीक है, इनको कोडिफाई ना करो। लेक्स लोकी रिपोर्ट ने ये बोला था कि इसको
इस तरह के जो पर्सनल लॉज होते हैं हिंदू मुस्लिम को, उनको कोडिफाई ना करो और कोडिफिकेशन जो चल रहा था उस समय उससे बाहर रखो इनको। ये लेक्स लोकी रिपोर्ट का कहना था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, लेक्स लोकी रिपोर्ट के जैसे मिलता जुलता नाम था लेक्स लोकी एक्ट, ठीक है। अब आप बताइए कि लेक्स लोकी एक्ट किस बारे में था, ठीक है। ये यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, 2-3 बार। लेक्स लोकी एक्ट किस चीज के बारे में था, ठीक है। अब ये तो अंग्रेजों के टाइम की बात होगी, ठीक है, लेकिन इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि कंट्रोवर्शियल मैटर रहा है शुरुआत से, ठीक है, तो इसको लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अच्छी खासी डिबेट हुई। कुछ मेंबर्स ने इसके अगेंस्ट में थे, कुछ मेंबर्स ने इसके मतलब फॉर फेवर में थे, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स ने, एक मेंबर्स थे नाजिरुद्दीन अहमद, ठीक है, उनका कहना था कि यूसीसी अगर गवर्नमेंट लेके आती है, ठीक है, तो वो क्या होएगा, वो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो आपकी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी नहीं आप उसको, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 था जो कि आगे चल के क्या बना आपका हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 बना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीली प्रोपोगेट, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस योर रिलीजन, ठीक है। ये जो बना, उन्होंने बोला कि यूसीसी लेके आएंगे तो इसके अगेंस्ट में रहेगा, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि जो टाइम है अभी 1947 में, ये टाइम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का करेक्ट टाइम नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसको लेके भी आते हैं आगे फ्यूचर में, तो वो प्रोसेस ग्रेजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट एक दिन क्या कहते हैं, एक एक्ट बना यूनिफॉर्म सिविल कोड और सबके ऊपर अप्लाई कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीमे धीमे जो अलग अलग धीमे धीमे प्रोसेस होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए। अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन के जो लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, अगर उनमें कोई कमियां हैं तो उनको पहले दूर करो, उनको रेक्टिफाई करो और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आओ, जब पब्लिक जो है, इंडियन पब्लिक मतलब इतनी अवेयर हो जाए कि उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। और इसीलिए ये प्रोसेस ग्रेजुअल होना चाहिए। और अगर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड कम्युनिटीज। जो कम्युनिटीज हैं वहां पर उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज, उनका कंसर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कम्युनिटी आपकी अगेंस्ट में है उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का और गवर्नमेंट इसको ले आए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका कहना था, ठीक है। नाजिरुद्दीन अहमद जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे, यूसीसी के अगेंस्ट में थे ये, ठीक है। लेकिन एक और उसी तरह एक और मेंबर थे, ठीक है, के मुंशी, उनका कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड इट वुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द आर्टिकल 19 ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होएगा, ठीक है, इसके कॉन्फ्लिक्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि इसके कई फायदे होंगे, ठीक है। एक तो ये यूनिटी को प्रमोट करेगा, ठीक है, यूनिटी ऑफ द नेशन को प्रमोट करेगा। कैसे? अभी क्या होता है कि हर आदमी की जो पर्सनल लॉज है वो उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या होता है, रिलीजियस आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है कि अब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, रिलीजियस आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है इसकी वजह से, ठीक है। और ये क्या होती है, ये नेशनल आइडेंटिटी कि हम इंडियन है उसको वीक करती है, ठीक है। तो अगर आप इसको हटा दोगे तो और सारे सारे पूरे इंडियन सिटीजन एक ही सेट ऑफ लॉ से गवर्न होंगे, तो उसकी वजह से उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी और यूनिटी ऑफ द नेशन को प्रमोशन मिलेगा इससे, ठीक है। और ये वुमेन के की इक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है, ये काफी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो अलग अलग जितने भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ठीक है, सिख, ये सब डिस्क्रिमिनेटरी हैं अगेंस्ट